रतौरगढ़ के जंगल में बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर आज मेरी पोस्टिंग का पहला दिन ही था। मैं अपने कैबिन के बाहर जंगल को निहार चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी खबर मिली कि जंगल में एक गांव वाले की लाश मिली है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ही काम करता था और वहां लोग इकट्ठा हो रहे थे। खबर मिलते ही मैंने अपनी जिप्सी निकाली और सीधे लोकेशन पर पहुंच गया। लाश की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे खोल कर सामने रख दिया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि बेचारा तेंदुए का शिकार हो गया, तो कुछ नर तेंदुआ की कहानी बना रहे थे। मैंने उस लाश के घाव को थोड़ा और करीब से देखा और मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा था कि घाव लगभग तेंदुए के वार की तरह ही था, पर कुछ तो अलग था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर तेंदुआ ने से मारा था तो भला वो उसे यहां क्यों छोड़कर गया था? क्योंकि तेंदुआ तो जंगल का वो शिकारी होता है जो अपने शिकार को दबोच सीधे पेड़ की शाखाओं पर चढ़ जाता है और तसल्ली से अपनी भूख मिटाता है। मैं ये सब सोच ही रहा था कितने में गांव वाला कहता है, ले भैयन एक और भयो शिकार। हमें तो लागत है कि नर तेंदुअन सभी जन की जान ले लिए। उसकी बात सुनते ही मैंने कहा कि बेकार की कहानियां बनाना बंद कर दीजिए आप लोग। और होता क्या है नर तेंदुआ? क्या होता है वो हम बताते हैं साहब। नर तेंदुआ जो ना इंसान हुओ और ना तेंदुआ हुओ, मानो धड़ हुओ इंसान को और पको पंजा सिर तेंदुअन जैसन। उस आदमी की बातें सुन मैं तिलमिला गया और बोल पड़ा, क्या बकवास करते हो? खामखा की हवा तैयार मत करो। सब समझता हूं मैं कि नर तेंदुआ की आंच के नीचे जरूर कुछ और पक रहा है। हाँ साहब, हम ही ठहरे गांव की कमार, तब बात बेकार ही लगी है। पर ये बात भी झूठ ना हो जी नर तेंदुअन नहीं तो सबसे पहले कई अफसर जान लियो। उसकी बात में सच्चाई तो थी। कई सालों से रतौरगढ़ के इस पोस्ट से फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जान तो जा रही थी और सभी के शरीर इसी तरह से उधड़े हुए मिले थे। खैर, मुझे यहाँ इसलिए ही तो भेजा गया था ताकि यहाँ नर तेंदुआ नाम की बीमारी का अंत हो सके। इसीलिए मैंने गांव वाले की भीड़ को भगाया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही उनके परिवार वालों को यह तसल्ली देकर भेज दिया कि सरकार से उन्हें मुआवजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। सभी के चले जाने के बाद भी मैं कुछ देर तक वहीं रुका रहा और गाड़ी के पास खड़ा कुछ सोच ही रहा था कि इतने में मेरे सहयोगी ने मुझसे कहा, सर चलें? कहते हैं जंगल में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। उसकी बात सुन मैंने हंसते हुए कहा, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं हम और हम ही यहां डरने लगे तो लालची इंसान से इन बेजुबान जानवर को कौन बचाएगा? खैर आप यहीं रुकिए, मैं थोड़ा आगे से राउंड मार के आता हूं। वहां से जैसे ही मैं थोड़ा आगे निकला, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, पर भिगोने वाली नहीं। मैं अपने दोनों हाथों को फैलाकर इस घनघोर जंगल को झांकते हुए आकाश को देखने लगा। बारिश की बूंदों ने अभी मुझे छुआ ही था कि अचानक मेरे कान में तेंदुए के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। तभी मौसम ने ऐसी करवट मारी कि काले बादल का गुबार बढ़ता ही चला गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। इसीलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए कमर से पिस्तौल निकाली और उसे लोड करते हुए उसकी तरफ नजर गढ़ा आवाज का पीछा करने लगा। मैं अभी कुछ दूर गया ही था कि मुझे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, झाड़ियों के बीच से एक तेंदुआ धीमी चाल में अपनी तरफ ही आता दिखा। डर के मारे मेरे कदम पीछे हटने लगे थे कि तभी वो तेंदुआ जोर से गुर्राया और मुझ पर नजरें गड़ाए मेरे गोल गोल चक्कर लगाने लगा। इस तेंदुए से पीछा छुड़ाने का आखिरी उपाय इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद मेरी पिस्तौल ही थी। इसीलिए मैंने तुरंत ही हवा में गोली चला दी। गोली की तेज आवाज सुनते ही तेंदुआ उल्टे पांव वहां से रफू चक्कर हो गया और मैंने राहत की सांस भरी। पर तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरे आसपास अभी भी मौजूद है। फिर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा कि झाड़ियों के बीच से कोई इंसानी शरीर भागकर जा रहा है। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ भागता, मेरे सहयोगी ने पीछे से आवाज दी, क्या हुआ सर? गोली चलने की आवाज आई मुझे। कुछ नहीं, वो बस एक तेंदुआ था, भाग गया, चलो चलते हैं। मेरे इतना कहते ही मेरा सहयोगी भी मेरे पीछे चलने लगा।
फिर वहां से गाड़ी निकाल हम सीधे ऑफिस पहुंच गए। आते ही इतनी भाग दौड़ हो गई थी कि अब मैं यहां से सीधा अपने रेस्ट हाउस जाना चाहता था। और मेरे सहयोगी ने भी कहा, सर ये सब तो रोज यहाँ होता ही रहेगा, आइए मैं आपको आपका रेस्ट हाउस दिखा दूं। मैंने भी उसकी बातों में हामी भरते हुए कहा, ठीक है, और हाँ, नर तेंदुआ से जुड़ी सारी फाइल भी ले लो। मुझे एक गुत्थी जल्दी सुलझानी है कि आखिर वो कौन है जो नरभक्षी बनकर नए तेंदुआ का डर फैला रहा होगा। इतना कहते ही मैं गाड़ी में बैठ गया और कुछ फाइलों के साथ मेरा सहयोगी भी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में अभी भी मौसम सर्द सुबह जैसा ही है, मानो सुबह होने को बेताब हो, मगर सूरज है कि बाहर आने को तैयार ही नहीं। हम रेस्ट हाउस पहुंच गए। मेरे सहयोगी ने फाइल के साथ साथ मेरे सामान को भी अंदर रख दिया। फिर मैं ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया और फाइल देख उससे पूछने लगा, तुम्हारी नजर में क्या है ये इस नर तेंदुए की कहानी? श्राप है सर, श्राप, आदिवासियों का श्राप। सर माइंड मत कीजिएगा, पर फॉरेस्ट ऑफिसर का कॉन्सेप्ट आजकल का है, पर ये आदिवासी ही हैं जो सदियों से जंगल की रक्षा करते आए हैं और उन्हें ही उनके घर से निकाल दिया गया। न सिर्फ निकाला गया बल्कि उनके पूरे वंश का नरसंहार कर दिया, और उन्हीं का श्राप है ये नर तेंदुआ। उनकी ये बात सुन मैंने फाइल के पन्ने को पलटाते हुए कहा, पर रिपोर्ट के मुताबिक तो कोई आदिवासी नहीं बल्कि उत्पादी ग्रुप था जो आसपास के लोगों को लूटते थे और उनके पास हथियार भी था। मेरे रिपोर्ट की बात पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर रिपोर्ट सिर्फ बनते नहीं, बनाए भी जाते हैं। इन चंद पन्नों के सहारे उस वक्त के फॉरेस्ट ने अपना एक काला सच छुपाया है। बात दरअसल ये थी कि तब के फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपने फायदे के लिए। वो अपनी बात बोल ही रहा था कि मैंने उसकी बातों से ध्यान हटाते हुए कहा, दरवाजे से कौन झांक रहा है, अंदर आ जाओ। मेरे इतना कहते ही दरवाजे से झांकते हुए दो सुंदर हिरनी सी आंखें अब अपने सुंदर और सुडौल शरीर के साथ मेरे सामने खड़ी हो गई। पहनावे से देहातन थी, जिसने एक साड़ी के टुकड़े से ही अपना पूरा शरीर ढका है, पर उसकी सुरमई आंखें और ठुड्डी पर गोदे हुए निशान और होठों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खुदा ने बड़ी फुर्सत से निहारा होगा इसे। उसके आकर्षण में मैं डूबता ही जा रहा था, पर खुद को उससे दूर करते हुए मैंने कहा, कौन है ये? लीला है सर, पिछले 10 सालों से यहाँ हर फॉरेस्ट ऑफिसर की देखभाल यही कर रही है। अच्छा ठीक है सर, मैं चलता हूँ। कुछ भी चाहिए हो तो लीला यहाँ हर वक्त मौजूद है, आपकी सेवा में। इतना कहते ही मेरा सहयोगी बिना अपनी बात पूरे करते हुए रेस्ट हाउस से चला गया, और फिर उसके जाते ही मैंने लीला को भी वहां से जाने का इशारा कर दिया और खुद सोफे पर बैठे फाइल्स पढ़ने लगा। इस बीच कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो सामने खड़ी में रात के 12 बज रहे थे और मेज पर खाना पड़ा था। शायद मुझे सोता देख लीला खाना टेबल पर रखकर चली गई थी। मैंने खाने के लिए निवाला तोड़ा ही था कि कुछ अजीब सी आवाज रेस्ट हाउस के पीछे से आने लगी। इसलिए मैं उठकर उसकी तरफ बढ़ गया। पिछले दरवाजे को खोलते ही वो आवाज और साफ सुनाई देने लगी जो जंगल से आ रही थी। इसीलिए मैंने वहां रखी मशाल को जलाया और उसकी तरफ बढ़ गया। जंगल में थोड़ा अंदर बढ़ते ही मैंने पाया कि बड़े पेड़ की ओट में कोई छिपा है, पर जब मैंने पास पहुंचकर देखा तो वहां कोई था ही नहीं। ऊपर से मेरे मशाल की रोशनी से उस पेड़ पर लटके चमगादड़ों ने ऐसी उड़ान भरी कि मेरी सिट्टी पिट्टी खुल और मैं अंदर से कांप गया। मेरा दिल अब उस नर तेंदुए की कहानी मान घबराने लगा था, पर यह दिमाग न जाने किस गुत्थी को सुलझाने में लगा है। अब वो आवाज भी आनी बंद हो गई थी जिसके पीछे मैं इस जंगल में आ गया था। मैं वापस रेस्ट हाउस की तरफ ही आ रहा था कि तभी मुझे झाड़ियों में से किसी की आहट महसूस हुई।
जिसे देखने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, किसी ने मेरे पीठ पर ऐसा वार किया जैसे नुकीले नाखून से मेरे जिस्म से आधा किलो मांस नोच डाला हो। उसके इस वार से मैं सीधा जमीन पर गिर गया। मैं एक बार फिर उठने को ही हुआ था कि तभी पेड़ के ऊपर से मुझ पर फिर हमला हुआ। इस बार मैंने भी मशाल घुमाकर ऐसे मारा कि सीधा उसकी आग उस पंजे पर जा लगी और वो घायल हो भाग गया। पर इन सभी चीजों से मेरी मशाल पूरी तरह बुझ चुकी थी और मेरा अभी भी जंगल में रुके रहना मौत को न्योता देने के बराबर था। इसीलिए मैं तुरंत ही वहां से कैसे भी करके वापस रेस्ट हाउस में पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब मैंने आईने में अपनी पीठ का निशान देखा तो वो ठीक वैसा ही था जैसे जंगल में उस लाश के ऊपर, जिसे लोगों के मुताबिक नर तेंदुए ने मारा था। पर नर तेंदुआ सिर्फ उन्हीं को क्यों मार रहा था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं? मैंने तुरंत वो फाइल निकाली जहां से नर तेंदुए की कहानी शुरू हुई और उसकी दूसरी तरफ के सच जानने के लिए कॉल करके अपने सहयोगी को बुलाया। इतने में लीला गर्म पानी और हल्दी का लेप लेकर अंदर आई। उसके हाथ पर भी चोट का निशान था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल गया। गर्म पानी से मेरे पीठ के घाव को साफ किया और फिर उस पर हल्दी का लेप लगाने लगी। इतने में मेरा सहयोगी अंदर आ गया। सर, क्या हो गया सर? कुछ नहीं, तुम्हारे नर तेंदुए ने हमला कर दिया। लीला तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूं। लीला के जाते ही मैंने अपने सहयोगी को बैठने का इशारा किया और उससे पूछा, लीला वही है ना जो उन आदिवासियों के बीच अकेली बची थी पर कभी किसी को मिली नहीं? मेरी बात सुन मेरे सहयोगी के सर से पसीना छूटने लगा और हकलाते हुए उसने कहा, हाँ, लीला वही है। तब वो सिर्फ 14 साल की छोटी बच्ची थी और मुझे पता था कि ये दरिंदे उसे भी मार देंगे बाकियों की तरह। मैं उसे बचा सकता था, इसीलिए मैंने उसे बचा लिया। बेचारी अपनी आंखों के सामने सबको मरता देख ऐसे सदमे में गई कि आज तक कुछ नहीं बोली। लेकिन सर, ये बात आपको कैसे पता चली? उसके सवाल पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई सदमे में नहीं गई है वो। ऐसा है कि जब जंगल में मुझ पर हमला हुआ तो मैंने भी उस पर हमला किया अपने मशाल से, जो सीधे उसके पंजे पर लगा। और जितना मैं देख पाया उसके बाद मैं यही कहूंगा कि वो पंजा असली नहीं था और वहां वो कड़े टूटे हुए मिले जो लीला पहनती थी। घर आकर देखा तो उसके हाथ भी जले हुए थे और उसके हाथ में वो कड़ा भी नहीं था, है तो बस चोट के निशान। और उसे मैंने कहा भी नहीं। फिर उसे कैसे पता चला कि मुझे चोट लगी है जो वो मेरे लिए मरहम लेकर आई है? हो ना हो ये लीला ही है जो नर तेंदुआ बनकर अपने बागी लोगों की मौत का बदला ले रही है। यहाँ पर नर तेंदुआ का डर फैलाकर जंगल में कुछ कांड कर रही है। मैं अपने सहयोगी से कह ही रहा था कि इतने में नीला अपने हाथ में तेंदुए जैसा पंजा लगाए तेजी से मेरी तरफ झपटी, ये कहते हुए, बागी ना वो हमारे लोग रहे जो का तुहार अफसर लोगन ने धोखा से मार दे ही। बागी तो हम है जो तुहार लोगन के जान लई अपन बदला लेत रही। हम दोनों की खींचतान के बीच उसने मुझे ये सारी बात कही। मैंने कैसे भी करके उस पर काबू पाया और उसके हाथ से वो पंजा निकाल दूर फेंक दिया और उसे अपनी पिस्तौल के डर से वहीं चुपचाप बैठने को मजबूर कर दिया। फिर मैंने अपने सहयोगी से कहा, क्या बोल रही है? मतलब क्या है इसका? मेरे सवाल पर मेरे सहयोगी ने मुझे 10 साल पहले की वो कहानी बताई जिसने इस पूरे आदिवासी परिवार को खत्म कर दिया। एक बार की बात थी कि उन आदिवासियों में से एक सदस्य जंगल से काफी बाहर निकलकर रेस्ट हाउस तक आ गया था जहां फॉरेस्ट ऑफिसर का बच्चा खेल रहा था। पर जैसे ही उसने आदिवासी को देखा तो डर के मारे रोने लगा। आदिवासी ने उसे चुप कराने की भी कोशिश की पर फॉरेस्ट ऑफिसर को लगा कि वो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए उसने उसे मार पीट कर भगा दिया। उसी शाम फॉरेस्ट ऑफिसर को एक पार्टी में उसका एक बड़ा बिजनेसमैन दोस्त मिला जिसे उसने ये सारी बात बताई और कहा कि मेरा मन करता है कि इन सभी आदिवासियों को मार दूं। उसके दोस्त ने कहा, कल मैं तुम्हारे ऑफिस आकर एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे सांप भी मर जाएगा
और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऑफिस आकर उसने बताया कि उस आदिवासी जमीन के नीचे खरबों अरबों के हीरे दबे होने का अनुमान है, लेकिन आदिवासी जनजाति के वहां होने के कारण उन्हें जमीन नहीं दी जा रही है। इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हें विद्रोही गिरोह बनाकर मरवा दें, जिससे उन दोनों का फायदा हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। उन मासूम लोगों को मार दिया गया। बची सिर्फ लीला, जो उस समय तो बच्ची होने के कारण उस फॉरेस्ट ऑफिसर को नहीं मार पाई, लेकिन उसके बाद जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर आया उसे नर तेंदुआ बन के मार दी गई, इस आस में कि कभी तो वो लौट के आएगा जिसने उसके लोगों को मारा। पर वो कभी आया ही नहीं। अब मैं इन दोनों को ये बात कैसे बताऊं कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ आता भी कैसे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद एक कार एक्सीडेंट में वो अपने पूरे परिवार के साथ मारा गया। शायद यही उसके कर्मों की सजा थी। और जब मैंने किसी तरह लीला को ये बात समझाई तो वो फूट फूट कर रोने और चिल्लाने लगी कि वो अपने लोगों का बदला अपने हाथ से नहीं ले पाई। उसकी दर्द भरी दास्तान सुन मेरे मन में भी उसके लिए सहानुभूति जाग गई। इसीलिए मैंने उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि उसने जो सहा है हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। पर उसे ये भी समझाया कि बदले की भाव से सिर्फ बर्बादी आती है, बदलाव लाने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। इसीलिए उसने मेरे सहयोगी की मदद से अपने लोगों का बदला लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया। और फिर उस बिजनेसमैन को सजा हुई, भले ही 10 साल बाद, पर दोषी पकड़ा गया। और लोगों के मन में जो नर तेंदुआ का डर था वो भी आगे कोई और घटना न होने के कारण भाग गया। अब ये पूरा आदिवासी गांव राष्ट्रीय धरोहर है, जहां पर उस जनजाति के आखिरी वंशज लीला वहां आने वाले लोगों को अपने समुदाय के बारे में बताती है। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।